तो हम लोग तो फॉर्म टैग पे ना, कुछ बनाने भी दिए थे शायद, बन गया, समझ आ रहा था। फॉर्म टैग भी शायद हम लोग शुरू कर दिए थे, फॉर्म टैग भी शुरू कर दिए थे। और फॉर्म टैग में थोड़ा सा बताए थे कि जैसे अगर हमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेना होता है कुछ भी, तो उसके लिए हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। ठीक है, अब यूजर से इंफॉर्मेशन हम बहुत तरीके का ले सकते हो सकते हैं उससे कि हम कोई फॉर्म फिलअप करवा दें, फीडबैक ले लें, कुछ भी तरीके का अगर हमें इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं अभी फीडबैक फॉर्म बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं फीडबैक के नाम से, feedback.html, डिफॉल्ट कोड जनरेटर से जनरेट किए। ठीक है, और ध्यान रखना कि आगे चल के हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, HTML का कोड सब लिखने वाले नहीं है। ठीक है, बट अभी से सारी चीजें प्रैक्टिस करते जाना ताकि ये चीजें याद रहे। इसमें से कुछ कुछ पार्टें हम बीच में यूज किया करते हैं, अब कुछ कुछ पार्ट यूज करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी पार्ट कहाँ पे आया नहीं। एक्चुअल जो वर्किंग होगा वेब डेवलपमेंट का वो होता है रिएक्ट पे। ठीक है, कंपनी में जाओगे तो सीधा बात करेगा रिएक्ट आता है नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट जैसा आता है नहीं है तो रिएक्ट आता है, सेम ही रहता है वो भी, ये नहीं पूछेगा HTML आता है भी, रिएक्ट आ रहा है तो HTML आता ही होगा तुमको। तो होता ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है क्यों ना वही सीख ले फिर उसी पे काम होता है, और जब वो सीखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे वो सारी चीजें कर लेना। यहाँ पे जब हम करते जाएंगे तो तुम देखोगे कि हमको कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, वो तो आईडी थोड़ा सा हेल्प कर देता है, 2 लाइन लिखते हैं ऑटोमेटिक लिखा जा रहा है, फिर भी तुमको लिखना पड़ रहा है, कोड भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्पीड स्लो हो जाता है। तो वो वहाँ पे जो हम यूज करेंगे जैसे रिएक्ट जेएस जो है ना हमारा लाइब्रेरी है, वो सारे कोड लिखा हुआ उसको यूज किया करेंगे वहाँ पे, तो आसान हो जाएगा। बट जो लिखा हुआ है पहले पता तो चले क्या है, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें करना। फीडबैक फॉर्म बनाना है तो सपोज करो एक फॉर्म टैग ले लिए। ठीक है, फॉर्म टैग में कहाँ जाना है वो बताते थे, यहाँ पे हम कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे फीडबैक फॉर्म में हम क्या करते थे, नेम लेते थे, बताए थे ऐसे भी यहाँ पे नेम लिख दोगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, लेबल्स के थ्रू बताना। ठीक, लेबल में हम बता दिए कि तुम अपना नाम बताओ, बता दिया उसने नेम, और इनपुट बॉक्स के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं। इनपुट टाइप में किए टेक्स्ट, नेम आईडी एट्रीब्यूट्स बाद में देखेंगे क्या होता है, अभी रहने दो। ठीक है, टाइप टेक्स्ट किए तो आ जाएगा वो इनपुट सेम। ठीक है, इसके बाद बी आर टैग यूज करके नीचे उतरे। 4 में इसमें क्या करना था, आईडी दे देते थे हम लोग, जैसे नेम आईडी दे दिया और नेम यहाँ पे दे दे तो बेहतर होता था कि उस पर भी अगर हम क्लिक करें तो वही पहुंचते थे। सेम इसी तरीके से जो फीडबैक दे रहा है उसका ईमेल ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे ईमेल कर दो, थोड़ा सा चेंजेज ही करना था तो कॉपी पेस्ट कर दिए, ईमेल आईडी में भी ईमेल कर देते हैं। ठीक है, बी टैग ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब हमको क्या करना है, जो फीडबैक देते हैं ना तो उसका जो टेक्स्ट मैसेज लेना चाहते थे, तो टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है, हम चाहेंगे कि टेक्स्ट मैसेज में थोड़ा बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स मिले, जैसे इनपुट टाइप ले ले यहाँ पे हम टेक्स्ट, रन करके देखो या यहीं पे देखो तो क्या हुआ, इनपुट इतना ही मैसेज तो नहीं था। जब फीडबैक लेते थे तो थोड़ा बड़ा मिलता था, हम लोग को याद है, जब फीडबैक फॉर्म देखते होगे तो उसमें क्या होता होगा, थोड़ा बड़ा रहता है, ये नेम वगैरह ठीक है थोड़ा सा बड़ा सा होता है। और क्या होता था कि इसके अंदर में ही लिखा होता था, ये बाहर में नहीं। थोड़ा देखे होगे फीडबैक फॉर्म कुछ इस प्रकार से था। तो अगर नहीं लिखना चाहते हो बाहर में तो इस लेबल्स को हटा देते हैं, ये जो लेबल हम लोग बनाए इस लेबल्स को हटा देते हैं यहाँ से कि लेबल्स हमको नहीं चाहिए, हटा दिए लेबल। बोलेगा अब इनपुट बॉक्स है तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें करना क्या है, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, अब इस आईडी को हटा दे, नहीं अभी हमें जरूरत, आईडी हटा दे रहे हैं। बोलोगे हमको पता कैसे चलेगा, तो क्या चीज है ना, इसके बीच में अगर कुछ लिखना चाहते हो ना, जैसे लिखा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर, वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो एक प्लेस होल्डर नाम से एट्रीब्यूट्स है, इसमें जो भी चीजें लिख दोगे वो वहां पे लिखा हुआ रहेगा, आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम बोलते हैं कि तुम नेम भी दे देना अपना, ईमेल दे देना, ईमेल। यहाँ पे हम बोलते हैं इंटर योर टेक्स्ट है या फिर इंटर मैसेज है, बट हम चाहते थे ये बड़ा हो, अभी तो ये एक ही लाइन आ रहा है देखना, इंटर कर रहे नीचे तो नहीं उतर रहा। तो हमारे पास इनपुट के थ्रू एक सिंपल सा इनपुट लेने के लिए तरीका,
बट हम नहीं चाहते हैं कि पूरा इनपुट ले, हम चाहते थे यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बने। एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया नाम से, देखो टेक्स्ट एरिया नाम से बन गया, फिलहाल इसका नाम वगैरह हटा दो, आ रहा है ये। अब इसमें इंटर दबाओगे तो नीचे उतरते जाएंगे, उतर रहे हैं। इसका हाइट विड्थ वगैरह हम सेट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। फिलहाल इसमें भी हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं और बोलते हैं इंटर टेक्स्ट है, ऐसे ही रहता है। लास्ट में एक सबमिट बटन ले लेते थे, तो एक बटन ले लो और यहाँ पे लिख दो सबमिट। नीचे उतरना था तो BR टैग, ऐसे ही होता है ना। थोड़ा सा एडजस्ट हम लोग कर लेंगे, बाकी ऐसे ही रहता था। सर इसके बीच में गैप कैसे छोड़ेंगे? कहाँ पे? ये सबके बीच में थोड़ा गैप चाहिए। तो कुछ CSS से वैसे हम गैप छोड़ते हैं, बट अभी नहीं है तो हम यहाँ पे BR टैग फिर से यूज कर लेंगे। BR टैग से तो लाइन नीचे उतरेंगे ना। उसमें हम कितने भी नंबर्स या मतलब अल्फाबेट्स से ले सकते हैं। टाइप टेलीफोन 10 नंबर का कुछ कोड, 10 नंबर नहीं, इसी का बात कर रहे हो ना, बताएंगे इसमें क्या होता है। रुक जाओ, वहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स जब देखेंगे तो लिमिट जब लगाते हैं ना हम, एट्रीब्यूट से एक्स्ट्रा लिमिट्स लगाने लगे तो वहाँ पे जरूरत होगा। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन कर लोगे। अभी एरिया टैग, ये टेक्स्ट एरिया टैग पढ़ेंगे तो इसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, पहले सब एट्रीब्यूट्स को एक एक करके देखते जाते हैं, डिजाइनिंग हो जाएगा। तो जब भी हमें इनपुट लेना होगा हम फॉर्म टैग का यूज किया करेंगे, फॉर्म टैग से रैप कर देंगे जितने भी इनपुट्स लेने होंगे हमको, ले लिए। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म टैग का यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे यूजर से, देख लिए थे। बहुत सारे टैग्स थे, सभी टैग्स को एक एक करके हमको देखना था। तो थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स को देख लिया। ये कैर सेट, ये जो इनकोडिंग मैकेनिज्म होता है ना, बस वैसे तो अक्सर हम लोग सबको UTF-8 ही यूज करते हैं, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, समझ लेना इनकोडिंग मैकेनिज्म। अगर टेक्निकली तुम लोग CSE से पढ़ते तो एक सब्जेक्ट आता है हम लोग का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जिसमें पढ़ते हैं ये एथिकल या फिर कुछ था, जिसमें हम लोग ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं पे पढ़ोगे इनकोडिंग मैकेनिज्म। तो इनकोडिंग मैकेनिज्म में आता है UTF-8 होता है, UTF-4 भी होता है, UTF-16 भी होता है, बट मैक्सिमम यूज करते हैं UTF-8। थोड़ा सा अगर हम देखें UTF-8 का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे हम पढ़ाए थे, अगर जावा पढ़े होगे तो उसमें बताए थे कि एक ये यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिकोड होता है, एक था यूनिकोड पढ़ाए थे ना, जावा यूनिकोड फॉलो करता है और ASCII कैरेक्टर्स। तो यूनिकोड बताए थे, ASCII कैरेक्टर्स भी बताए थे। तो यूनिकोड्स में क्या हो रहा था कि हम कैरेक्टर्स का साइज 2 बाइट किए हुए थे। अब क्या होगा कि कोई ASCII कोड यूज कर सकता है, कोई यूनिकोड यूज कर सकता है, या कोई और फॉर्म यूज कर रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा? कोई डाटा यहाँ से भेजे उस फॉर्मेट में तो चेंज हो जाएगा। तो हम बोले कि हम कौन सी फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो बता देते हैं, कि हम UTF-8 यूज कर रहे हैं अभी, और आपको भी UTF-8 के अकॉर्डिंग इसको समझना है। ठीक है, जैसे हम बता, अभी लैंग्वेज तुम्हें समझ आ रहा है, हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और वो पता है ना। ठीक है, ऐसे वो बताने का तरीका होता है कि हम कौन से मैकेनिज्म से इनकोडिंग किए हुए हैं। ठीक है, हाँ याद आ गया। एक होता है इनकोडिंग, एक होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का थोड़ा सा सुने होगे, कि हम क्या करते हैं अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे में, ताकि किसी और को समझ ना आए, मीडिएटर्स को, फिर वहां पे डिकोड करके उसको समझ आता है। इनकोडिंग में क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा डाटा है, इसे डाटा को भेजेंगे तो मुश्किल होगा। इनकोडिंग में क्या करते हैं, कंप्रेस करके इसी डाटा को छोटा कर देते हैं। ठीक है, डाटा को छोटा कर देते हैं, एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको आसानी से हम ट्रांसफर कर पाए। इनकोडिंग ये होता है। इंक्रिप्शन में उसके हम कंटेंट को ही चेंज कर देते हैं ताकि कोई समझ नहीं पाए। यहाँ पे समझ सकता है लेकिन साइज छोटा होगा, जो फॉर्मेट होगा वो आसानी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो UTF-8 ये इनकोडिंग मैकेनिज्म है, इंक्रिप्शन नहीं, इनकोडिंग मैकेनिज्म। ठीक, एक्शन बता ही देते, URL देते हैं। ठीक है, अब ये ऑटो कंप्लीट क्या होता है, कि जैसे अभी हम फॉर्म बनाए थे, ठीक है, अभी अगर इसको ओपन करके देखोगे, नेम ईमेल्स में तो कुछ सजेशंस नहीं आ रहा है, मे भी हम इंटर नहीं किए होंगे, या यहाँ पे ऑटो कंप्लीट मोड को ऑन कर देते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ईमेल इंटर किए ना, पहले से कोई ईमेल इंटर किए रहे होगे तो सजेशंस मिलने लग जाता है, पहले से जो टेक्स्ट इंटर किए रहते वो सजेशंस मिल जाता है ना।
वही होता है ऑटो कंप्लीट मोड। अगर हम वो ऑन कर देते हैं, ऑटो कंप्लीट ऑन कर देते हैं तो वो सजेशंस मिल जाता है अगर लिखे होते तो। सपोज करो यहाँ पे लिखे सबमिट किए मेल वाले में, और ये जो ऑटो आ जाएगा, रुक जाओ। ऑटो कंप्लीट मोड जो होता है ना, ये हम फॉर्म पे भी दे सकते हैं कि सब में हो, या फिर हम पर्टिकुलर किसी टैग पे भी दे सकते हैं कि वो चीजें एलिजिबल हो। यहाँ पे ऑटो कंप्लीट मोड देखना ऑन। दूसरे ब्राउजर्स पे देख लेते हैं। बस वही होता है कि आ जाना चाहिए। कभी कभी कोई चीजें किसी ब्राउजर्स पे सपोर्ट नहीं करे तो कोई बात नहीं। देखो सजेशंस आ रहा है ना, तो ये जो सजेशंस हमें आ रहा है ना, यही होता है ऑटो कंप्लीट मोड की। अगर हम पहले से उसमें कुछ इंटर किए हैं, पहले से विजिटेड है, जैसे सपोज करो मैं एड्रेस टैग बनाए होते हैं, तो एड्रेस अगर हम पहले से सेव करके रखे हैं ब्राउजर्स में तो वो ऑटो फिल हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिक सजेशंस मिल जाता है ना, वही होता है। ठीक है, मे बी क्रोम सभी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा बट कर जाता है, तो ब्राउजर चेंज करके देख लेना। ऑटो कंप्लीट समझ आ रहा है। मेथड में होता है गेट पोस्ट। जब बैकएंड पढ़ाएंगे ना तो बैकएंड में हम खुद एक्सप्लेन कर देंगे कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। अभी मेथड मत समझो, नहीं समझ आ जाएगा, क्योंकि हम बैकएंड करेंगे नहीं, डाटा ट्रांसफर होगा नहीं। लेकिन जब बैकएंड पढ़ाएंगे तो वहां पे हम क्लियर करेंगे। थोड़ा सा भी समझ लेना, अगर कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ते तो वहां पे पढ़ते कि हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, एक होता है हेडर पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट। या सिंपल सा ट्रक में क्या होता है कि एक होगा जो पीछे टेलारी जिसको बोलते हैं, एक होगा जहाँ पे ड्राइवर्स बैठता है, दो चीजें होती है। ठीक है, ऐसे जब हम किसी डाटा को ट्रांसफर करते हैं किसी लोकेशन पे, तो जो डाटा होता है उसको हम या तो बॉडी में डाल देते हैं पीछे, और जो आगे हेडर रहता है ना उसमें एड्रेस डाल देते हैं कहाँ पे जा रहा है, कौन जा रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेडर पार्ट, इसको बॉडी पार्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि डाटा अगर हमारा छोटा है ना, तो हम चाहते हैं कि हेडर पार्ट से ही भेज दें। जैसे सपोज करो यहाँ से हमको चंडीगढ़ कोई सामान भेजना था, कोई पेपर भेजना था, तो हम पीछे थोड़े देंगे, जाके ड्राइवर्स को दे देंगे, वहां दे दीजिएगा, हेडर पार्ट के साथ दे दिए। लेकिन अगर बड़ा सामान है तो बोलते हैं पीछे डिक्की में रख दीजिए। कुछ ऐसा ही होता है। गेट मेथड्स के थ्रू अगर हम बताते हैं तो वो बोलता है कि जो डाटा है ना हमारा, वो हेडर पार्ट के साथ जाएगा, ड्राइवर्स को समझ लो दे दिए। और अगर बॉडी पार्ट में भेजना है तो पोस्ट मेथड के थ्रू बताते हैं। जब हम लोग बैकएंड करेंगे तो वहां पे दिखाएंगे, देखो हेडर पास के साथ गया, बॉडी के साथ गया, तो पता चलेगा। अच्छा, हेडर के साथ भेजेंगे तो क्या ड्राइवर पेपर को देख भी सकता है खोल के? उसको दिए तो उसका मर्जी, अब रास्ता में क्या करेगा हम देखेंगे थोड़े। लेकिन पीछे रख देंगे तो कम चांसेस है। तो जब हम गेट मेथड के साथ भेजते हैं ना, तो सिक्योरिटी इशू होता है, वो देख सकता है। ठीक है, और जब हम वहां पे भेजेंगे ना तो हमारे ब्राउजर के एड्रेस बार में ही विजिबल्स होगा कि हम क्या भेज रहे हैं। जबकि पोस्ट मेथड के साथ भेजेंगे तो हमें डाटा विजिबल्स नहीं होगा। ठीक, बट वो हम बैकएंड में देखेंगे। जो अगला होता है नेम एट्रीब्यूट्स। नेम एट्रीब्यूट्स का क्या काम है? इसका भी काम वैसे हम बैकएंड में ही करते हैं, बट देखना क्या होगा, जैसे हम वो इनपुट बॉक्स बनाए, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी इनपुट बॉक्स है, ये भी इनपुट बॉक्स है, सब तो इनपुट बॉक्स ही है। और बैकएंड में अगर हमको डाटा चाहिए था तो हमको ये बताना पड़ेगा ना कि ये जो इनपुट बॉक्स था इसमें जो डाटा है वो वाली डाटा दो, हमको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे कि ये वो वाले इनपुट है? तो किसी को आइडेंटिफिकेशन करते कैसे? नाम से। तो हम क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट्स के थ्रू इस टैग का कुछ नाम रख दिया करेंगे। जैसे ईमेल नेम रख दिए, तो हम बैकएंड से ये बोलते हैं, जब बैकएंड करेंगे तो वो जो ईमेल नाम से एट्रीब्यूट्स होगा ना, जिसका भी जिस टैग का भी नाम ईमेल है ना, उसमें जो डाटा है वो डाटा हमें दे दो। ठीक है, चीजें समझ आ रही? तो नेम से हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिलहाल अभी बैकएंड कर नहीं रहे थे इसलिए हम लोग नेम हटा दे रहे थे। नेम समझ आ गया? नो वैलिडेट का क्या मीनिंग है जरा देखो। ईमेल लिया है ना इसमें? ईमेल तो लिए। ईमेल्स में ईमेल रिक्वायर्ड, शायद हमारे पास से फॉर्म इंटर एक्सेप्ट शायद रिक्वायर्ड चाहिए। बाकी को हटा दे एक बार, सबमिट रहने दो। अच्छा रुक जाओ, जब बटन दिए ना
इसका टाइप एक बार सबमिट कर दो, ये सबमिट बटन है, तभी जाके हम सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करना हो गया सबमिट। अभी जो भी डिटेल दे रहे सबमिट करने के बाद रिफ्रेश हो जा रहा है। हम बोलते हैं कि ईमेल देना बहुत जरूरी है। क्या करना, ऑटो कंप्लीट को हटा दे, ये ईमेल देना कंपलसरी है। ईमेल अपना दिए नहीं, नाम बताए नहीं, तो हम कैसे मान लेंगे कि तुम कौन हो नहीं हो, खाली मैसेज देखे नहीं। तो वो करते क्या, हम रिक्वायर्ड से रिक्वायर्ड कर देते, इसका मीनिंग होगा कि वो देना अब कंपलसरी होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा अरे नेम तो आप दिए नहीं अब तक, तो ब्लैंक हम नहीं कर सकते, नेम दे दिए। ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं कि ईमेल भी देना कंपलसरी है। देखो अभी ये भी काम करने लगे, सजेशंस आने लगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ईमेल वाले में भी बोल देते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कर दिए। तो अब सबमिट करेंगे तो पहले बोला नेम तो दे दीजिए, सपोज नेम दिए, ईमेल दिए नहीं, हम सबमिट किए तो बोल रहा है ईमेल तो दे दो, तो हम बोले कुछ भी ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। सबमिट किए, हो गया सबमिट, लेकिन रिक्वायर्ड देख लिए। अभी वैलिडेट आना चाहिए, हाँ वैलिडेट होना चाहिए। हम खोज रहे, जैसे यहाँ पे ईमेल अगर दिए ना तो टाइप ईमेल क्या है, टाइप ईमेल नहीं किए थे। ईमेल अगर दिया ना तो ईमेल टाइप का ही ये लेगा, कुछ और नहीं लेता। हाँ ठीक है, टाइप यहाँ पे हम कर दिए थे क्या, ईमेल, और हम बोले क्या रिक्वायर्ड है। तो जैसे इसको हम टाइप ईमेल बताए, रिक्वायर्ड बताए, तो बोल रहा हमको कि ईमेल दीजिए ना। आप क्या दे रहे हैं, कुछ तो दिए नहीं। हम बोले ले लो कुछ भी, दे तो दिए। बोला नहीं नहीं नहीं, @ के साथ होता है ईमेल में, आप तो दिए नहीं, ईमेल दीजिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि नो वैलिडेट, ये वैलिडेट वैलिडेट, ये हम देखें अभी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में क्या देखें कि देना कंपलसरी, और जिस टाइप का है उसी टाइप का देना। इसमें एक ये होता है कि नो वैलिडेट। नो वैलिडेट क्या बताता है, अरे दिया है कि नहीं दिया है छोड़ो ना, या हम किस टाइप का, देखो अभी सबमिट होने लगा, हम भले ही यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा रखे थे, देना जरूरी था, लेकिन नो वैलिडेट क्या किया, चेक नहीं करना हमको कि ईमेल था कि क्या था, नहीं था। तो नो वैलिडेट, कभी कभी ऐसा फॉर्म बनाए कि नहीं वैलिडेट नहीं करना है कि कैसा था नहीं था, हम चाहते कि नहीं उस टाइप का ही हो, तो वो हम वहां से एट्रीब्यूट के थ्रू ही कंट्रोल करने वाले। तो ये एट्रीब्यूट भी समझ आ गया। टारगेट एट्रीब्यूट जैसे एंकर टैग में बताए थे, सबमिट होने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है, कहाँ पे जाना है बताए थे, वो सेम होता है जो वहां पे देखे थे, यही चार होता, सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट्स, सॉर्ट ऑफ, तो सेम ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं बता रहे हैं। ओके, इनपुट टैग्स देख ही लिए इसको, अब इनपुट टैग में देखें। जैसे अभी हम इनपुट ये ले रहे थे, अब सपोज करते हैं कि इनपुट लेने में हम क्या कर रहे हैं, कोई फाइल, जैसे मान लो कि उसका मान लेते हैं कि हम कोई इमेज अपलोड करने के लिए बोल देते हैं, या फिर रिज्यूम अपलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट, ये सब बता सकते हैं। तो इनपुट टैग से लेंगे, जब भी कुछ भी इनपुट लेना होगा तो हमेशा इनपुट से लेंगे। यहाँ पे टाइप में हम क्या कर देंगे, फाइल कर देंगे। कोई भी इनपुट फाइल में लेना है तो फाइल, तो फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, देखो आ रहा है, तो हम फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे इमेज फाइल था, इमेज भी सेलेक्ट करने दिया, ऑडियो था, ऑडियो भी, HTML है, सब फाइल सेलेक्ट करने दे रहा है। तो हमको कौन सा फाइल देना है, अगर हम चाहते थे कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ PDF ही अलाउ करें या फिर इमेज ही अलाउ करें, तो बताना पड़ेगा ना इसको। तो अगर हम फाइल बताएंगे तो वो सभी फाइल्स को अलाउ कर देगा कि जिसको जिसको सेलेक्ट करना है सब कर लीजिए। लेकिन हमें बताना है कि सिर्फ वीडियो, इमेज या PDF चाहिए, तो वो कैसे बताते हैं, तो एक्सेप्ट एट्रीब्यूट से। जैसे बता दिए वीडियो, तो वीडियो फाइल को अलाउ करेगा। उसके बाद /* का देने का मतलब हुआ कि कौन सी एक्सटेंशन वाले अलाउ करते हैं, स्टार मतलब सब होता है। और अगर सिर्फ JPG करना है तो JPG लिख देते हैं, या MP4 करना है तो MP4 लिख देते हैं, कौन सी करनी है। तो सपोज करो कि हम सिर्फ इमेज अलाउ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इमेज को, * कर दिए तो सभी आ जाएंगे, अदरवाइज जो करेंगे वही आएगा। अब जब देखो यहाँ पे सिर्फ इमेज को अलाउ किया उसने, बाकी को तो हटा ही दे रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट में भी आ रहा है। वहीं पे हम इमेज में भी सेलेक्ट कर लेते JPG PNG, तो वो हो जाता है यहाँ पे JPG कर देते तो सिर्फ JPG वाले को सेलेक्ट करने देता। ठीक है, तो इमेज में स्टार्ट है, या वीडियोज कर देते तो वीडियोज वाले होते हैं, ऑडियो कर देते तो ऑडियो। ये एक्सेप्ट एट्रीब्यूट समझ आ रहा है कि जब ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ फाइल एक्सटेंशन पे लेगा, देखना हम फाइल बता रखे, जब वैल्यू हमारा फाइल होगा तो उसमें हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का फाइल आपको चाहिए। जैसे क्या सर इमेज में आएगा, इमेज में आएगा, नहीं वहाँ PDF लिख देते हैं,
तो कोई पीडीएफ नहीं है। हाँ फाइल पीडीएफ, हाँ पीडीएफ से आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं। इमेज के बाद स्टार में पीडीएफ डालना। नहीं 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 पीडीएफ हो जाएगी। HTML फाइल एक्सेप्ट पीडीएफ देख लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइल टाइप इमेज के लिए सिर्फ ये रहा एप्लीकेशन सलास, ठीक है। आगे पीडीएफ तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, देखना पड़ जाता है कभी कभी। तो पीडीएफ कर दिए, तो हमें ये समझना था जो एक्सेप्ट एट्रीब्यूट है ना, इससे हम ये बताएंगे कि कौन सी चीजें हमें सेलेक्ट करनी है कौन सी नहीं। यहीं पे क्या होता था, इनपुट टाइप में ही इमेज भी था, देखोगे तो इमेज भी था। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम इनपुट में इमेज अलाउ करेंगे। जब इनपुट लेना होगा तो कोई भी फाइल लेने के लिए हम फाइल ही करेंगे, चाहे इमेज हो कि वीडियो हो, कोई भी इनपुट टाइप इमेज करोगे तो जैसे इमेज टैग था ना, कुछ उसी प्रकार से वर्क करेगा, कर रहा है उसी प्रकार से वर्क। अब इसमें जो इमेज का लोकेशन दे दिया करेंगे वो चले जाएगा, तो एसआरसी से चले जाएगा वो लोकेशन। बट इससे बेहतर होता है कि जब हमें इमेज लेना था तो इमेज टैग से ही हम लोग किया करते हैं, ठीक है। तो वो फाइल टाइप वो हो गया। इमेज देख लियो, अल्टर उसी पे काम करेगा कि उसके बदले में क्या चाहिए। ऑटो कंप्लीट अभी देख लिए थे। ऑटो फोकस क्या होता है, जैसे अभी हम इसको रन कर रहे थे तो फोकस कहीं पे है क्या। फोकस मतलब जैसे अभी देखो फोकस नेम पे चले गया, तो अभी तो किसी पे फोकस नहीं था। तो हम चाहते हैं जब हमारा पेज लोड हो तो फोकस किस पे हो, नेम वाले पे हो जाओ, तो ऑटो फोकस उसमें ऑन कर देंगे। ठीक, जब ऑटो फोकस कर दोगे, देखना रिफ्रेश करेंगे तो पहली बार कहाँ पे चले जाता है, वो उस पे चले जाता है। तो पहली बार जैसे हमारा पेज लोड हो तो किस पे फोकस रहना चाहिए भी एट्रीब्यूट से ही हम लोग बताएंगे। चेक बता रहे हैं, रुक जाओ अभी दूसरे में। डिसेबल्ड में क्या होगा कि वो विजुअल्स वहां पे नहीं होगा। जैसे अभी इनपुट टाइप ये रखे थे, इसको हम डिसेबल्ड मोड में कर देंगे तो विजुअल्स नहीं रहे, वो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हाई लेकिन इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस तरीके का कोई कंटेंट देना है, या जैसे सपोज करो कि इमेज सेलेक्ट कर लिए, तो हम चाहते हैं कि जब सेलेक्ट हो जाए तो डिसेबल मोड में चले जाए। तो हालांकि ये कब जाएगा तो वो तो जावास्क्रिप्ट से हम कर लेंगे, लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं डिसेबल मोड में, जैसे कोई कंटेंट हम चाहते हैं सिर्फ विजिबल्स हो, जैसे फॉर्म का रिव्यू देखते हो, सबमिट करने से पहले रिव्यू देखते हैं तो एक बार सिर्फ कंटेंट दिखाता है, एडिट नहीं कर पाते वहां पे, तो उस तरीके का करना होता है डिसेबल्स के थ्रू हम कर देते हैं, ठीक है। डिसेबल्स देख लिए। और ये फॉर्म आईडी एक्शन आईडी जब क्या होता है कि जब हम फॉर्म से बाहर कोई इनपुट बॉक्स ऐड कर दिए यहाँ पे, जैसे ये फॉर्म का खत्म हो गया, अब इसके बाहर कोई इनपुट बॉक्स लेते हैं, अब बताते हैं कि ये भी उसी से एसोसिएटेड है, तो हम यहाँ पे फॉर्म आईडी के ये फॉर्म टैग है हमारे पास, फॉर्म एट्रीब्यूट्स है, उसमें आईडी दे देते हैं, उस फॉर्म का आईडी दे देते हैं इसको कुछ, और उसका आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो उससे एसोसिएटेड हो जाता, जब ये फॉर्म सबमिट होता तो उसी के साथ ये चले जाता। बट उससे बेहतर है जब इसमें रखना था तो आप इसके अंदर ही रख दीजिए। जैसे हमें जेंडर सेलेक्ट करनी है, तो जेंडर सेलेक्ट करने में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, मेल फीमेल ऐसे रहता है। और क्या होता है ना, यहाँ पे एक गोलंबर सा रहता है, और इसमें से किसी को सेलेक्ट करना होता है, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है, और इसमें से या और भी ऑप्शंस होते हैं, तो इस तरीके से रहते हैं, उनमें से कोई। इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रेडियो बटन। क्या, रेडियो बटन। ध्यान रखना, ये जो नाम हम बोल रहे हैं ना, चाहे HTML यूज करो या चाहे वेब डेवलपमेंट करोगे, तो वहां पे भी रेडियो बटन से ही उसको जानते हैं। या फिर हम विंडोज के लिए एप्लीकेशंस बनाएंगे, जैसे जावा में स्विंग पढ़ाएंगे, तो वहां पे भी उसको रेडियो बटन ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नाम सेम ही रहता है, तो इस रेडियो बटन का नाम सुनोगे तो समझ लेना अच्छा गोला बुलाने वाला है। तो इनपुट टाइप में हम क्या कर देंगे, अगर रेडियो बटन कर देते हैं, इनपुट टाइप में कर दिए रेडियो, जैसे ही तुम रेडियो की है ये नेम आईडी को हटा देते हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक गोलंबर सा आ जाएगा, आगे देखो सिलेक्ट करने का ऑप्शन। दूसरा चाहिए तो फिर से हम लेके आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, जितना चाहिए उतना।
हम बोलेंगे कि इसके पीछे वो कंटेंट भी आ जाता तो बेहतर रहता, कंटेंट आता तभी तो अच्छा रहता, मेल है कि फीमेल है। तो लेबल्स टैग के थ्रू वो दे देंगे, बट अभी लेबल नहीं, हम डायरेक्ट दे दे रहे हैं, बट बेहतर होता लेबल से देना। तुम लोग मेल दे दिए, यहाँ पे फीमेल दे दिए, देखो दोनों आ रहा होगा, अभी सेलेक्ट किया दोनों हो गया, तो गड़बड़ ना हो गया, दोनों थोड़ा होता है, कोई एक ही ना होगा। तो इसको क्या पता कि ये दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना था, पता ना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़े समझ जाता है, क्या पता अपने आप समझ जाता, तुम बोलते अरे दोनों हमको सेलेक्ट करना था, इसको बताना पड़ेगा ना। या सपोज करना कि हम अपने वेबसाइट्स पे बहुत सारे रेडियो बटन दिए थे, मेल फीमेल के लिए अलग दिए हैं, कोई और कंटेंट के लिए उसके अलग दिए, तो किस किस को ग्रुपिंग करना है उसको पता थोड़े चलो, अपने मन से सब में ग्रुप कर देगा तो होगा कि एक ही सेलेक्ट करो पूरे फॉर्म में कितना भी है। कैसे पता चलेगा कि एक ही जैसा है, यहाँ पे भी हम यूज करते हैं, अगर इन दोनों का नाम सेम रख दोगे ना, क्या किए नेम हम सेम रख दिए, जैसे इसका नाम रख दिया कि जेंडर सेलेक्ट करना था, और इसका भी नाम अगर सेम रख दिए तो इसको समझ अच्छा ये दोनों एक ही बात कर रहा था क्या, दोनों का क्या किए नेम सेम रख दिए। नेम सेम रखोगे तब बोलेगा अच्छा ये दोनों एक ही था क्या, कि अब दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ये दोनों तो एक ही बात कर रहा था। ठीक है, दो फायदा हुआ, नेम सेलेक्ट करने से इन दोनों का नेम अगर हम सेम रखे तो एक सेलेक्ट करने दिया, बैकएंड में जब डाटा हम गेट करेंगे तो बोलेगा इनमें से कौन सी डाटा चाहिए, तो जो सेलेक्टेड रहेगा उसका आ जाए, क्योंकि नेम तो दोनों का सेम है। समझ आ रहा है रेडियो बटन्स कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कभी कभी हमें चॉइसेस देने होते हैं, जैसे योर फेवरेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स ऐड करनी है हमें, तो जब सब्जेक्ट्स ऐड करना है तो सब्जेक्ट्स में क्या करोगे, हिंदी इंग्लिश, या फिर अगर यहाँ पे लैंग्वेजेस देख ले तो जावा मिलेगा, पाइथन मिलेगा, या सी मिलेगा, या सी प्लस मिलेगा, इस तरीके से लैंग्वेज मिलेगा। हम बोले इसमें से जो जो आपको आता है ना वो सिलेक्ट कर लीजिए, या रिज्यूम देते हैं तो कौन कौन सा आता है आप टिक कर लीजिए। तो टिक करने वाला जो ऑप्शन है तो उसको चेक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चेक बॉक्स चाहिए तो इसके आगे एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट बॉक्स ले लेंगे, टाइप में क्या करते हैं चेक बॉक्स कर देते हैं, देखो आ गया। अच्छा बी आर टैग यूज कर लो, नीचे उतर जाएंगे फिर यहाँ पे आ रहा है, सबके नीचे उतर देखना, जावा के बाद आ गया, अच्छा सब्जेक्ट के बाद भी नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतर गए, जावा सेलेक्ट करना है तो जावा सेलेक्ट कर लिया, पाइथन, सबको नीचे उतरते जा रहे हैं। तो इनपुट लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं बी आर टैग का यूज करके नीचे उतर जा रहे हैं, ये इनपुट बॉक्स सब में चाहिए। देखो आगे सब कौन कौन सा लैंग्वेज है सब सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब हमें चेक बॉक्स टाइप से चेक करने का ऑप्शन देना है तो चेक बॉक्स है इनपुट टाइप, अगर हमें रेडियो बटन्स देनी है कोई एक सेलेक्ट करना है तो क्या दे देंगे रेडियो बटन्स दे दिए करें। ठीक है, चीजें समझ आ गई दोनों। सर ये स्टार्टिंग में करने के लिए क्या ऐसे इनपुट स्टार्टिंग में देना पड़ेगा? किसके स्टार्टिंग में चेक मतलब बॉक्स का भी ऐसे होता है ना, एक ये कंडीशन है उसको टिक करने से सबमिट कर सकते हैं अगर कहीं पर, तो वो फर्स्ट में ही चेक रुक जाओ, बॉक्स होता है। जैसे ये फॉर्म सबमिट बटन है हमारा नीचे में, ठीक है, सबमिट से पहले यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, चेक बॉक्स रहता है ना, तो वो डिस्क्रिप्शन सपोज करो पहले हमको चेक बॉक्स चाहिए तो इनपुट लिख देते हैं, इनपुट टाइप पहले चेक बॉक्स, चेक बॉक्स आ गया। अब इसके आगे टर्म एंड कंडीशंस लिख देते हैं, सपोज करो पैराग्राफ टैग में लिख देते हैं, लिख दिए टर्म कंडीशन जो भी लिखना था। थोड़ा लगता है बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेंगे। अच्छा पैराग्राफ टैग में दे दिए तो नीचे उतर जाएगा। ठीक, देखो पैराग्राफ टैग पूरा ले लेता है तो इसलिए दिक्कत आ रहा था, तो इसको अलग टैग्स में डाल देंगे, वैसे एक स्पैम टैग होता है उसमें डाल देंगे तो आ जाएगा, बट अभी सीधा देखो आ रहा है, तो इसको चेक कर लेंगे फिर सबमिट कर देंगे। ओके, स्पैम टैग बताते हैं तो फिर उसको यहाँ पे यूज कर लेना। ये क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, जब हमारा फॉर्म पहली बार सबमिट हो रहा था ना, तो हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें से मैक्सिमम मेल है या मैक्सिमम फीमेल है, तो वो सेलेक्टेड हो, जैसे फॉर्म भरने जाते हो तो एक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड भी रहता है, तो हम वो भी चाहते थे कि इसमें भी कोई एक बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड हो, कौन सा वो हम पे डिपेंड करेगा, तो किसको सेलेक्टेड रखना चाहते हो, इसी के लिए हमारे पास ये एट्रीब्यूट था चेक एट्रीब्यूट, जिसको चेक कर दोगे ना तो वो सेलेक्टेड रहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स पे अप्लीकेबल्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये मेल वाले को कर देते हैं चेक्ड, ये रहा मेल वाला, इसको बोलते हैं कि आप चेक्ड रहना, ठीक है।
वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड। यहाँ पे भी कौन कौन से सिलेक्टेड है उसको चेक कर देंगे, वो सिलेक्टेड है। जैसे टर्म कंडीशन चाहते हैं कि पहले से सिलेक्टेड हो तो चेक कर देंगे, ओके, तो चेक कर देंगे तो वो सिलेक्टेड है। ये सारे एट्रीब्यूट समझ आ गए। अगले एट्रीब्यूट्स की तरफ, अब जैसे इनपुट टाइप में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे नंबर्स, रेंज, डेट, डेट टाइम, लोकल, मंथ, वो सब देने के लिए बताए थे। तो सपोज करो नंबर दिया और नंबर में हम चाहते थे कि वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के थ्रू बताते हैं। जैसे सपोज करो, इन सबको कमेंट कर दें, बहुत बड़ा हो गया, कमेंट कर देते हैं, फिर से देखते रहना। इनपुट टाइप लिए और इनपुट टाइप में अब इस बार हम क्या करने वाले हैं, नंबर्स करने वाले हैं। तो नंबर्स को अलाउ करने के लिए देगा, बस यहीं पे देखते जाओ, नंबर्स अलाउ करेगा सिर्फ। देखो इधर हम टेक्स्ट दे रहे हैं तो नहीं दे रहा है, जैसे नंबर लिखेंगे तो नंबर लिखने देगा, ठीक है। और इसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम, इसको फॉर्म के अंदर देखो तभी काम कर पाएगा। फॉर्म टैग दिए, इसको फॉर्म के अंदर भी लिख लेते हैं। यहाँ पे इनपुट देखो, बटन्स के थ्रू भी इनपुट टाइप बटन बना सकते हैं तो सबमिट, या इनपुट टाइप में भी सबमिट कर दोगे तो सबमिट बटन ही बनेगा, ठीक है। तो बना दिए ये दोनों, नंबर्स आ चुका है, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट हो जा रहा है। हम क्या चाह रहे हैं, इसमें नंबर देना जरूरी है तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कर देते हैं, जरूरी हो जाएगा। सबमिट करेंगे तो पहले बोलेगा नंबर दो, नाम वगैरह तो कुछ नहीं, नंबर दो, दे दिए नंबर, सबमिट कर दिया। हम बोले कि मैक्सिमम नंबर 10 ही दे सकते हो, या अगर हम एज दे रहे हैं तो एज अब कोई 2000 दे देगा चलेगा, लिमिट होगा ना। तो कितना एज है, जैसे हम चाहते थे कि नहीं एलिजिबल 18 से प्लस होना चाहिए, तो 18 से कम देगा तो हम एलिजिबल नहीं करेंगे। तो इसी के लिए होता है मिन और मैक्स। मिन कर देंगे, मिन में सपोज करो 18 दे दिए तो बोला 18 से अब ज्यादा ही चलेगा, रिफ्रेश किए, अब यहाँ पे दे दिए 5, सबमिट किए, तो बोल रहा नहीं आपको 18 से प्लस देना, ठीक है। तो जब 18 प्लस देंगे तो काम चलेगा। ठीक इसी प्रकार से होता है मैक्स वैल्यू। मैक्स में सपोज करो हम दे दिए कि नहीं 65 से ज्यादा नहीं, एक्सपायर कर गए हैं, अब अलाउ नहीं होगा। तो जब हम इसमें नंबर देंगे 70, बोलेगा अरे गड़बड़ हो गया, अब तो आप कहाँ दे सकते हैं, 65 से नीचे दे सकते हैं या वहां तक दे सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम एट्रीब्यूट समझ आ रहा है। अब ठीक इसी प्रकार से सपोज करो हमको पासवर्ड इनपुट लेना था, क्या करना था, पासवर्ड इनपुट लेना है, इनपुट ले लेंगे, टाइप में पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, देना बहुत जरूरी है। रीड ओनली में सिर्फ हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड कर दिया, देना बहुत जरूरी है, नहीं देंगे तो बोलेगा हम सबमिट करने नहीं देंगे, देखो जरूरी है। तो पासवर्ड हम एक कैरेक्टर दिए और बोले ठीक है, तो आगे बढ़ गए। अब इसको कमेंट्स कर दे रहे हैं, पासवर्ड एक कैरेक्टर देंगे, सबमिट करने दे दिया, बोले मिनिमम तो 8 कैरेक्टर देना ही पड़ेगा जो यूज करते हैं आजकल। तो यहाँ पे होता है मिन लेंथ, मिला मिन लेंथ। मिन लेंथ में अगर हम 8 दे देंगे तो बोलेगा आप तो 8 कैरेक्टर आपको देना ही पड़ेगा, देखो बोल रहा है 8 कैरेक्टर तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से होता है मैक्स लेंथ। मीन और मैक्स नंबर वाले पे काम करेगा कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और मीन लेंथ और मैक्स लेंथ क्या करेगा, इसके लेंथ पे काम करेगा कि कितना देना है नहीं देना है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ हम बोलते हैं 4, क्या बोल दिए 4। अच्छा, ये मोबाइल नंबर पे भी यही काम करेगा, मैक्सिमम लेंथ 10। हाँ वो कर देंगे वहाँ पे, वैसे मोबाइल नंबर का 10 नहीं होता है, या हम लोग ये +91 लगा देते हैं तो 13 हो जाती है। अगर हमने पहले ही डाल दिया उसके अंदर हाँ आगे लिख देते हैं, 2 इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, शुरू में दे देते हैं वो लिख के, फिर यानी तो वहाँ पे हम ऑप्शंस दे देते हैं कौन कौन से सेलेक्ट करना। अभी वो ड्रॉप डाउन बॉक्स भरेंगे, पासवर्ड कर दिए, मिनिमम लेंथ कर देते हैं 2 और मैक्सिमम 4। सबमिट करेंगे तो बोलेगा कि नहीं देना तो जरूरी है, 1 दिए, बोला नहीं 2 तो देना ही पड़ेगा। हम बोले लीजिए बहुत सारा दे देते हैं, देखो इंटर ही करने नहीं दे रहा है, मैक्सिमम उतना ही था, ठीक है। ये भी समझ आ गया कि मैक्सिमम मिनिमम, ये मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स और मिन, ठीक है। अभी क्या होगा, फाइल टाइप एक बार फिर से समझना, इसको कमेंट कर दें। इनपुट टाइप लिए फाइल, फाइल सेलेक्ट करने देगा, देखो इधर फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया, हम सेलेक्ट करने के, हमको मन करना था सबको सेलेक्ट करना था, कैसे सेलेक्ट करते हो सबको,
कंट्रोल प्रेस करते थे, सबको सेलेक्ट कर लेते थे। देखो हम कंट्रोल प्रेस किए हैं लेकिन एक ही सिलेक्ट हो रहा है एक बार में, हो रहा है ना। टाइप बता देते कौन सी तो वो टाइप आ जाता, लेकिन जब सपोज करो मल्टीपल्स फाइल को हमको एक्सेप्ट करनी थी तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो फाइल में अगर तुम मल्टीपल्स लगा देंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, मल्टीपल्स, तो समझ जाएगा अच्छा मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है। अब देखो ना यहाँ पे जिसको जिसको सेलेक्ट करेंगे सब सेलेक्ट हो जाएगा, आगे सब 5 फाइल सिलेक्ट है। तो मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेम तो समझ ही आ चुका है, प्लेस होल्डर पढ़ ही लियो। रीड ओनली में सिर्फ रीड कर सकते हैं उसको, डेसिबल में उसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, रीड ओनली में दिखेगा, बस दिखेगा वो, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड देख ही लिए, साइज देख लो, साइज बाकी है ना, साइज देख लो। साइज यही है ना मैक्सिमम लेंथ? नहीं, वो तो मैक्सिमम उसमें कैरेक्टर्स कितना दे सकते हैं ना, साइज बताएगा कि उस इनपुट का साइज कितना होगा। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट किए, साइज कर दिए इसमें सपोज करना 30, देखा इनपुट का बाय डिफॉल्ट जो था ना वो नॉर्मल हुआ करता था। यहाँ पे देखो नॉर्मल इतना बड़ा था, इसको कितना बड़ा रखना है वो बताएगा ये। 100 कर दिए, देखो उसके अकॉर्डिंग साइज ये बताता है कि इनपुट बॉक्स कितना बड़ा रखना है। ठीक है, क्लियर। एसआरसी तभी बताया दिए तो सोर्स फोल्डर। स्टेप्स देख लेना क्या है, अभी नंबर वाला लिखे थे ना कहीं पे, नंबर यही तो था। नंबर में मिनिमम क्या किए थे, 8 किए थे और मैक्सिमम 65 किए थे। नीचे वाली थी, इसको कमेंट्स कर देते हैं, ये आ गया। अभी देखो एक एक बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, 0 है, जैसे इस पे क्लिक किया 18 से ही गिनती शुरू किया, नहीं तो 1 से करता, 0 से करता, लेकिन अभी कितना कितना बढ़ रहा है, 1 1। हम चाहते हैं नहीं एक ही बार 5 5 का बढ़ना, तो वही होता है स्टेप्स। यहाँ पे तो स्टेप्स में बता देंगे कि कितना कितना बढ़ना है। 5 दे दोगे तब 5 5 बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है। तो कितने कितने के स्टेप्स के साथ बढ़ना है वो देखो, ना तो उससे नीचे जाने देगा ना उससे ऊपर जाने देगा। चीजें समझ आ रही है। तो स्टेप्स से हम ये बताते थे कितने कितने स्टेप्स में बढ़ना है जब इंक्रीमेंट्स करेंगे तो। ओके, ये भी समझ आ गया। टाइप्स में बटन देख ही लिए, चेकबॉक्स देख लिए, कलर देख लिए, डेट देख लिए, डेट टाइम ईमेल्स ये सब देख ही लियो। ट्राई करके देख लेना, वैसे यूज करते जाएंगे तो अपने आप समझ में आने लगता है कि किसका क्या काम है। वैल्यू एट्रीब्यूट्स और विड्थ में वही होगा साइज के जैसे, कितना बड़ा विड्थ देना है वैल्यू एट्रीब्यूट्स में देखो। जैसे सपोज करो वैसे वैल्यू एट्रीब्यूट्स तो बैकएंड में हम अक्सर यूज करते हैं, ट्राई करते हैं ऐसे देखने का। इनपुट टाइप टेक्स्ट किए और वैल्यू एट्रीब्यूट्स लगाए और वैल्यू का नाम दे दिए। समझ आ रहा है। जैसे हम कुछ इसमें वैल्यू फिल करते थे ना, तो हम चाहते थे पहले से कुछ वैल्यू फिक्स हो, कुछ वैल्यू फिल कर दे हम, तो वो वैल्यू एट्रीब्यूट्स के साथ डाल देंगे। या इसमें जो भी वैल्यू दिए थे हम बैकएंड में अगर इसको रिट्राइव करेंगे ना तो वैल्यू से ही हम रिट्राइव करेंगे। ठीक, तो क्या वैल्यू होना चाहिए, जैसे अभी सपोज करो हम यहाँ पे बनाए थे जेंडर्स के लिए, जेंडर वाली कहाँ गया, ये रहा। इसमें ध्यान से देखो, ये तो हम बाहर लिखे हुए हैं, जब हम इसके नाम से इसको एक्सेस करेंगे तो ये क्या वैल्यू लेके जाएगा, उसको तो बताया ही नहीं। जेंडर तो इसका नाम हो गया, लेकिन वैल्यू क्या लेके जाएगा उसको तो बताया ही नहीं। तो वो वैल्यू एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम यूज करेंगे और बता देंगे कि जब इसमें इसको सेलेक्ट करके लेके जाएंगे तो वैल्यू आपको क्या लेके जाना है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि मेल लेके जाना है तो मेल लेके जाएगा। तो वैल्यू वैसे इनपुट बॉक्स में तो हम इनपुट ले लिए थे, बट जो सेलेक्ट हुआ था तो क्या वैल्यू जाना चाहिए वो वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग बताते हैं। या उसमें बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू सेट होना चाहिए। प्लेस होल्डर और वैल्यू में क्या डिफरेंस है, प्लेस होल्डर बैकग्राउंड में दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो होगा। ठीक है, तो फॉर्म टैग प्लेस होल्डर में क्या होता था कि वो दिखता था वहां पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे अगर प्लेस होल्डर डाल देते तो वो थोड़ा सा अलग टाइप से दिखता था। वैल्यू जो हम ओरिजिनल देते थे वो वैल्यू हो गया हमारा। ओके, उसी को हम फिर डिटेल में डिस्कस किए होंगे। टाइप्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, बटन सब समझ आ गया। चेकबॉक्स, रेडियो बटन, यूआरएल में यूआरएल इंटर करने का ऑप्शन देगा। सर्च बॉक्स, अगर सर्च बॉक्स बनाना होगा तो टाइप सर्च कर देंगे। ठीक है,
टेलीफोन में वैसे तो कम यूज करते हैं, बस ये नंबर ही इंटर करने के लिए होता है। रेंज में वो रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। नंबर्स देख लिए, फाइल देख लिए, इमेज हिडन देख लिए, डेट टाइम मंथ सब देख लियो, एक्शन एट्रीब्यूट बताए दिए कि किस पे जाना था, ऑटो कंप्लीट भी देख लिए थे, मेथड भी देख लिए थे, नो वैलिडेट ये सब देख लिए। पढ़ लेना एक बार, इसको क्लियर हो जाएगा। फॉर्म टैग समझ आया यहाँ तक? बहुत देर चला गया क्लास, इसे खत्म होने वाला है। टेक्स्ट एरिया देख ही लिए थे शुरू में, फिर से टेक्स्ट एरिया को देखते हैं। आईफ्रेम में जैसे यूट्यूब का कोई मतलब वीडियो का लिंक डालना तो भी वो शो नहीं होता। सो नहीं हो रहा है, कंट्रोल से लगाई थी उसमें एट्रीब्यूट। हाँ, इससे भी ट्राई करता है। मतलब शो तो वीडियो क्या 353 वीडियोस और बनाकर डालें। बोले तो जब टाइम मिल जाता है, मन लग जाता है तो बना देते हैं उस दिन। कॉन्टेक्स्ट मेनू, यहाँ पे एम्बेडेड कोड मेनू, देखो जब YouTube वीडियोज लगाने होते हैं ना, तो तुम यहाँ से डायरेक्ट लिंक कॉपी की होगी, जैसे यहाँ पे किया, शेयर पे जाके लिंक कॉपी किया, नहीं यहाँ पे देखना एम्बेडेड का ऑप्शन होगा, ये पूरा कोड देगा, इस कोड को उठा के लगा देना। ठीक है, वही आई फ्रेम का ही होता है, थोड़ा सा इसमें तरीका चेंजेज होते हैं। ओके, देखो आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मल वीडियोस तो नॉर्मली ही आ जाते हैं, बस नॉर्मल डायरेक्ट वीडियो डालने से भी हो जाएगा। डायरेक्ट वाले तो नॉर्मली ही आ जाते हैं। यूट्यूब वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो हम एम्बेडेड वीडियोस के थ्रू लेके आ जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया देख ही लिए थे, ऑटो फोकस समझ आ चुका है, डेसिबल समझ आ चुका है, मैक्सिमम लेंथ समझ आ चुका है, नेम प्लेस होल्डर समझ आ चुका है, रिक्वायर्ड सब समझ आ। दो ही चीज समझ नहीं आ रहा है, कॉलम्स और एक रो। तो कॉलम्स और रो को देखते हैं। टेक्स्ट एरिया लिए, यहीं पे देखते जाना, टेक्स्ट एरिया बना, ऊपर वाले सबको कमेंट कर दो। टेक्स्ट एरिया एक बन चुका है, प्लेस होल्डर दे देते थे, उसमें डाटा आ जाता था। आ रहा है, इसमें हम क्या चाहते हैं, कितना कॉलम्स रखें, तो कॉलम्स के थ्रू हम दे देंगे। जैसे सपोज करो 5 दे दिए, 5 कॉलम्स का जगह दिया। सपोज करो 15 दे, 15 का जगह दे देगा। इसी तरीके से रो होगा कि रोज कितना रखना है हमें, रोज दे दिए कि हमें 10 रखना है तो 10। बड़ा कितना करना है वो, तो साइज इसका जैसे फीडबैक होता है तो कितना बड़ा देना है, तो वो हम रोज और कॉलम्स के थ्रू हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फीडबैक देते थे ऐसे ही होता था ना, फीडबैक वाला जो टेक्स्ट वाले फॉर्म होते थोड़ा सा बड़ा होता था, तो वो डिफाइन करेंगे कि एक बार में रोज कितने होने चाहिए और कॉलम्स कितने होने चाहिए। बस यही एक मार्क था इसमें, बाकी सब इसमें समझ आ रहा है। लेवल्स तो देख ही लिए क्या था, लेवल्स में 4 का क्या काम है, फालतू है लेवल, क्या फालतू नहीं था, काम था ना। मैं क्लास में नहीं सर, मैं आज प्रैक्टिस करूँगा पूरा स्टार्टिंग से 3 जो क्लास है, डाउट होने से सर बोलूँगा।
फील्ड सेट, इसको समझने के लिए इसके अंदर में एक लेगेंड होगा, इन दोनों को देखना होगा एक साथ। इसी में दिखा देते हैं। टेक्स्ट एरिया समझ आ चुका है तो इसको डिसेबल करते हैं। जैसे सपोज करना यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिखे हैं, तो ये कंटेंट नॉर्मली विजिबल्स होगा। नॉर्मली तो विजिबल्स है, हम चाहते थे इसको एक बॉक्स में डालें, वैसे हम इसको यूज करते हैं डायरेक्ट, उसी समझ आ जाएगा क्या होता है। फील्ड सेट ले लेंगे और फील्ड सेट के अंदर में ले लेते हैं पैराग्राफ टैग लिए, इसके अंदर में कंटेंट डाल दिए। अरे कंटेंट्स देखो यहाँ पे विजिबल्स है, ऐसे ही रहता है ना। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ रहता था, देखे होगे वेबसाइट्स पे। इसी को यूज करने के लिए हम फील्ड सेट और लेगेंड का यूज करते हैं। यहाँ पे लेगेंड नाम से होगा, इसमें जो कंटेंट दे दोगे वहां पे हो जाएगा, देखो आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ हम अपने अंदर में डाल देते हैं और ऊपर में टाइटल डाल देते हैं कि ये चीजें लिखने वाले हैं। सही है। अगर ऐसा कुछ कंटेंट विजिबल्स करना चाहते हैं तो ये है हमारे पास एक फील्ड सेट है, फील्ड सेट के अंदर में डाल दिए। तो फील्ड सेट में क्या होगा, वो सर्किल ये रेक्टेंगल में आ जाएगा पूरा। देन उसके बाद लेगेंड के थ्रू हम वहां पे टाइटल्स डाल सकते। ये भी क्लियर, छोटा सा ही था। अभी बच गया सेलेक्ट, बटन्स, सिमेट्रिक टैग, मार्केट। नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट, हाँ लगभग इतना ही है। खत्म HTML